दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं उषा प्रियंवदा की लिखी एक कहानी वापसी को डिस्कस करूंगा। ये मेरी मोस्ट फेवरेट स्टोरी है हिंदी लिटरेचर में। मैं इस तरह से इसको नरेट करने की कोशिश करूंगा कि आपकी आंखों के सामने ये कहानी आपको चलती नजर आए। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूँ इस वीडियो के एंड में। हिंदी साहित्य में अगर मेरी सबसे फेवरेट स्टोरी पूछो तो वो है वापसी, जिसे लिखा था उषा प्रियंवदा ने। ये एक रिटायर्ड आदमी के अकेलेपन की कहानी है दोस्तों। गजाधर बाबू नाम का एक आदमी होता है जो रेलवे की नौकरी करता था। अब जब वो घर लौटा है रिटायर होकर, तो ऐसा होता है ना दोस्तों कि परिवार से लंबे टाइम तक दूरी बनाए रखने के बाद में परिवार उस इंसान को अपने से अलग कर देता है। देखो दोस्तों, जब ये अपनी नौकरी से घर को लौट रहे थे उस वक्त इनके दिमाग में 35 साल अकेले रहने के बाद में एक ही चीज़ थी कि जब घर लौटूंगा तो बहुत सम्मान मिलेगा। राम जी ने भी 14 साल का वनवास काटा था। एक नौकरी पर रहने वाले इंसान से पूछो, जब वो इतने साल अपनी फैमिली से दूर अकेले रहता है तो हमेशा रिटायरमेंट के टाइम पर उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। दुनिया की नज़र में कहने को गजाधर बाबू एक सक्सेसफुल सफल आदमी थे, जिन्होंने शहर में अपना घर बनवा लिया था, बेटे अमर और बेटी कांति की शादी करवा दी थी, बाकी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। ये छोटे मोटे स्टेशनों पर नौकरी करते थे, लेकिन घर वालों को सिटी में रखते थे। क्यों? क्योंकि बच्चों की पढ़ाई में कोई तकलीफ ना आए। इस बीच ऐसा भी कभी कभी टाइम था जब ये अपनी फैमिली के साथ में भी रहे थे। जब घर जाते थे तो बच्चों से काफ़ी सम्मान मिलता था, बीवी किचन में होती थी, दौड़ी दौड़ी बाहर आ जाती थी। इस प्यार को वो मिस कर रहे थे। यही उन्हें वापस चाहिए था रिटायरमेंट के बाद। अब जब ये घर लौटे तो संडे का दिन था। सारे बच्चे इकट्ठे होकर साथ में नाश्ता कर रहे थे। इन्होंने अपनी टोपी उतारी, जूते चारपाई के नीचे सरका दिए। चेहरे पर मुस्कान आ गई जब बच्चों की आवाज़ कान में पड़ी। तो ये बिना खासे ही चुपचाप अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा कल रात को कोई पिक्चर देख के आया था, उसकी एक्टिंग कर रहा था। और उनकी बेटी बसंती वो हंस रही थी। वहाँ पर उनकी बहू भी बैठी थी। उसको अपने पल्लू का होश ही नहीं था। सही बात है, उसको भी कहाँ पता था कि ससुर साहब पीछे खड़े हैं। गजाधर बाबू को देखते उनका बेटा नरेन, जो एक्टिंग कर रहा था, वो तब से बैठ गया। बेटे अमर की बहू बसंती को भी होश आया और उसने अपना पल्लू ढक लिया। सिर्फ बसंती थी जो अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रही थी। गजाधर बाबू के चेहरे पर एक स्माइल सी आ गई। उन्होंने पूछा, क्यों नरेन, क्या एक्टिंग चल रही थी भाई? नरेंद्र बोला, कुछ नहीं बाबूजी। एक्चुअली वो चाहते थे कि वो भी इस हंसी में शामिल हों, लेकिन उनके आते ही जैसे माहौल शांत हो गया। रिस्पेक्ट बोलते हैं इसको, रिस्पेक्ट। लेकिन इतनी नहीं चाहिए होती भाई। कभी कभी बड़ों का भी मन करता है छोटों के साथ हंसे खेलें। सबने अपना अपना रास्ता देख लिया, सब छट गए। बहू तो चली गई, नरेंद्र भी चला गया चाय का आखिरी घूंट लेकर। बसंती जो चाय बना रही थी, उसकी चाय भी फीकी लगी गजाधर बाबू को। बोला, तुम्हारी माँ कहाँ है? बोला, अभी आती होंगी। जब वो आई तो बोली, अरे आप अकेले बैठे हैं, कहाँ गए सब? अरे लग गए अपने अपने कामों में, बच्चे ही तो हैं, गजाधर बाबू ने कहा। पत्नी भी आते ही आसपास जूठे बर्तन देखकर थोड़ा सा खींच गई। बोले, कोई नौकर नहीं है यहाँ पर जो उठा करके रखे, किसी को जिम्मेदारी नहीं है। पूजा पाठ करके आओ, फिर ये सब देखो। गजाधर बाबू चाय नाश्ते का इंतजार करने लगे और याद करने लगे कि रेलवे स्टेशन पर जब वो थे तो गणेशी, जो वहाँ पर काम करता था बंदा, वो टाइम पर चाय नाश्ता जलेबियाँ वगैरह लाकर रख देता था। पैसेंजर ट्रेन एक बार के लिए लेट हो सकती थी, लेकिन उसका चाय नाश्ता कभी लेट नहीं होता था। यहाँ पर वो इंतज़ार कर रहे थे, तब उनकी वाइफ बोलती है कि बूढ़ी हो चुकी हूँ, लेकिन सारा काम खुद ही करना पड़ता है। तब इन्होंने पूछा, बहू क्या करती है? बेटी बसंती, वो क्या करती है? बसंती को कॉलेज जाना होता है। गजाधर बाबू ने बेटी को कहा, भाई तुम्हें और भाभी को मिलकर हाथ बटाना चाहिए, तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई, कितना करेगी? बेटी मुंह बनाती हुई चली गई कॉलेज। अजी पढ़ाई का तो बहाना है, इनकी वाइफ ने कहा। पढ़ाई का तो बहाना है, शीला के पास लगी रहती है, वहाँ पर बड़े बड़े लड़के हैं, कितनी बार मना किया वहाँ पर मत जाया कर, लेकिन फिर भी जाती है। देखो, घर छोड़े टाइम हो गया था। इंसान कभी कभी आता है तो चलता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद परमानेंट जब इंसान आया तो उसने देखा घर में अब इतनी जगह ही नहीं है कि एक अलग से कमरा हो। एक जगह होती है जहाँ पर सब लोग बैठते हैं, उसको बैठक कहा जाता है। वहाँ पर एक पतली सी चारपाई डाल दी थी गजाधर बाबू के लिए, क्योंकि परिवार वालों को पता था कि रिटायरमेंट हो रही है, बाबूजी आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद उनकी वाइफ भी चटाई लेकर अंदर आ गई। उन्होंने सीधी बात कही घर गृहस्थी के बारे में कि देखो, अब पैसा कम रहेगा रिटायरमेंट के बाद में, तो हाथ बचाकर खर्चा करना पड़ेगा। तो उनकी वाइफ ने सीधी सी बात कही, अब किसका पेट काटो जी? सारी जिंदगी इन जोड़ गांठ में चली गई, न मन का पहना ना ओढ़ा। ये एक ताना था जो गजाधर बाबू को लग गया, क्योंकि आज तक इतना काम किया है लेकिन फिर भी सिवाय तानों के और क्या मिला है भाई?
वो अकेले जिम्मेदार थोड़ी है परिवार की सिचुएशन के लिए। आज इतने सालों तक घर चलाया है, बच्चों की शादी भी करवाई है, बच्चों को बड़ा कर दिया, और क्या चाहिए? उन्होंने अपनी बीवी से सिर्फ एक चीज़ कही कि किस चीज़ की कमी है? घर में बच्चे हैं, बहू है, और क्या चाहिए? सिर्फ पैसे से आदमी अमीर होता है? एक बात जो अंदर गड़ रही थी, उन्होंने सीधी अपनी वाइफ को कही। हाँ, बड़ा सुख है ना आपकी बहू से। आज रसोई करने गई है, देखिए क्या कमाल करती है। और आंखें मूंद कर इनकी पत्नी सो गई। गजाधर बाबू अपनी वाइफ को देखते रहे। ये वही पत्नी थी जिसकी याद में सालों उन्होंने काट दिए, जिसके हाथों का कोमल स्पर्श, जिसकी याद में वो रेलवे स्टेशन पर बस वो इंतजार करते थे कि कब रिटायरमेंट हो, कब घर जाऊं। गहरी नींद में डूबी उनकी बीवी का शरीर बहुत ही मोटा बेडोल सा लग रहा था। काफी देर तक बीवी को देखने के बाद में वो लेट गए और छत को ताकने लगे। अचानक कोई चीज गिरने की आवाज आई। देखा, बिल्ली घुस गई अंदर। वो उठी और उठकर भागी रसोई की तरफ। थोड़ी देर बाद मुंह फुलाते हुए वापस आई। देखा, बहू ने चौका खुला छोड़ दिया, बिल्ली घुस गई, दाल की पतीली गिरा दी। जरा सी जिम्मेदारी नहीं है भाई। जरा सी चीज बनाने में इतना घी उड़ेल कर रख देती है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो लेट गए और अपनी पत्नी की तरफ पीट कर ली। रात के टाइम पर इनकी बेटी बसंती ने जानबूझकर ऐसा खाना बनाया जो ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं था। गजाधर बाबू तो चुपचाप खाकर उठ गए। बेटा नरेंद्र बोलता है, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता, थाली सरका दी। बसंती बोली, ना खाओ, तुमको कहता कौन है खाने के लिए? तो नरेंद्र बोला, तुमको खाना बनाने के लिए किसने कहा था? बाबूजी ने, बसंती ने जवाब दिया। नरेंद्र बोला, बाबूजी को पता नहीं बैठे बैठे क्या सोचती है। नरेंद्र को उठता हुआ देखकर माँ ने उसको बैठाया और अपने हाथ से बनाकर कुछ खिलाया। गजाधर बाबू एक बात पर ताज्जुब कर रहे थे। उन्होंने पत्नी से पूछा, इतनी बड़ी लड़की हो गई है, उसको खाना बनाना नहीं सिखाया तुमने? पत्नी बोली, आता सब कुछ है लेकिन करना नहीं चाहती। अगली शाम इन्होंने देखा इनकी बेटी तैयार होकर कहीं जा रही थी। इन्होंने तुरंत पूछा, कहाँ जा रही हो? उसने बोला, शीला के घर। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अंदर चलो और पढ़ो, कड़े स्वर में उन्होंने बोला। कुछ देर वो देखती रही, फिर वो चली गई। शाम को टहल कर जब वो वापस आए तो उनकी पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती से? मुंह लपेट के बैठी हुई है, खाना भी नहीं खाया। देखो, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और बस तय कर लिया कि जल्दी जल्दी बेटी की शादी करनी है, बहुत बड़ी हो गई है। बसंती भी कटी कटी रहती थी, बात ही नहीं करती थी बाप से, चुपचाप निकल जाती थी। इन्होंने पूछा तो इनकी पत्नी बोली, रूठी हुई है आपसे। ये भी सोचने लगे, इतने बड़े हो गए बच्चे, बाप ने कुछ बोल दिया तो बाप से बात नहीं करेंगे। थोड़े टाइम बाद इनको एक और शॉकिंग चीज पता चली कि इनका बेटा अमर अलग होने की तैयारी कर रहा है। ऐसा क्यों? बाबूजी हमेशा बैठक बैठक में बैठे रहते थे, सास ताने देती रहती थी, सबको घर में काम करना पड़ता था। बाबूजी जब से आए तब से घर का एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, इसलिए बेटा अलग होने की सोच रहा है। गयाधर बाबू ने अपनी वाइफ से पूछा, क्या मेरे आने से पहले भी ऐसी कभी बात हुई थी? तब उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, पहले घर का मालिक यही था, इसकी वाइफ को कोई रोक टोक नहीं थी। इसके दोस्त जब भी आते थे घर में अड्डा बना लेते थे, हंसी मजाक होती थी काफ़ी। उन्होंने बस अपनी बीवी से कहा कि अमर को कहो, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं। अगले दिन जब ये टहल कर वापस आए तो इनकी चारपाई शिफ्ट करके एक ऐसे कमरे में रख दी थी जिसके अंदर इनको जाना पसंद नहीं था। फिर भी तन बूढ़ा था, रेस्ट करने को चाहिए था, तो जाकर चारपाई पे चुपचाप लेट गए। देखो, यहाँ पर ये आदमी कंफ्यूज्ड है कि इसका घर ये है। एक्चुअली इसका घर ये नहीं था, इसका घर वहीं बन चुका था, उस रेलवे स्टेशन पर जहाँ पर ये लोगों से बातचीत करता था, रेलगाड़ियों के खटखट की आवाज़ आती थी, पंचायती होती थी, काफ़ी सारे दोस्त बन चुके थे। वही टाइम इसको याद आता है। उनके दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि ज़िंदगी ने उन्हें ठग लिया है। वो समझकर कुछ और आए थे और निकला कुछ और। वो बर्तनों की खटखट की आवाज़, परिवार वालों की आपस में बात करते हुए सुनते। फिर उन्होंने तय कर लिया अचानक कि अब कुछ और आए थे और निकला कुछ और। वो बर्तनों की खटखट की आवाज़, परिवार वालों की आपस में बात करते हुए सुनते। फिर उन्होंने तय कर लिया अचानक कि अब मैं घर के किसी मामले में दखल नहीं दूंगा, चुप रहूंगा। अगर बच्चों की ज़िंदगी में उनकी बात के लिए कोई जगह नहीं, उनकी चारपाई अगर कहीं और रख दी गई तब भी वहाँ चले जाएंगे, किसी लाश की तरह पड़े रहेंगे, लेकिन किसी के मामले में नहीं बोलेंगे। और यही हुआ। उस दिन के बाद गजाधर बाबू ने किस चीज़ में, किसी भी चीज़ में कुछ नहीं बोला। नरेंद्र अगर पैसे मांगने आता तो बिना कोई कारण पूछे चुपचाप पैसे दे देते। बसंती शाम शाम तक पड़ोसियों के घर पड़ी रहती थी, तब भी कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन दुख इस बात का था कि बीवी, उसने भी इस चीज़ को नोटिस नहीं किया, कभी पूछा ही नहीं कि आपने इतना चेंज क्यों हो गया। बस सुख इस बात का था कि घर के मामलों में दखल नहीं देते तो शांति बनी हुई है। लेकिन अंदर ही आदमी कितना कुढ़ रहा था इस बात का तो कोई पता ही नहीं था। उन्हें महसूस हो गया था कि आज तक वो सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया थे घर वालों के लिए। यही सोचते सोचते
उनके दिमाग में न जाने क्या हुआ कि एक दिन उनकी बीवी नौकर की बातों पर अनबन कर रही थी। एक बात अभी तक उनके मन में थी जो कही रही थी। कहना था उन्हें कि नौकर का खर्च एकदम बेकार है। इतने छोटे से घर में नौकर की ज़रूरत क्या है? अगर हम चाहें तो खुद भी काम कर सकते हैं सब। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर जब घर आया तो उसने नौकर को बुलाया। नौकर नहीं आया तो अमर की बीवी बोली कि नौकर को छुड़वा दिया बाबूजी ने। अमर बोला क्यों? तो बात बहुत सीधी सी थी, लेकिन जिस टोन में उस औरत ने उस आदमी को कहा, गजाधर बाबू को बड़ा बुरा लगा। उन्हें नौकर को इसलिए छुड़वाया था कि घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई काम कर देगा। नरेंद्र को बड़ी बुरी लग रही थी कि अब क्या मैं साइकिल पर आटा पिसवाने के लिए गेहूं रख कर जाऊंगा? नौकर को क्यों छुड़वा दिया? बसंती बोली अब मैं कॉलेज भी जाऊं और घर में झाड़ू भी लगाऊं। अमर भी आकर बोला कि बूढ़े आदमी हैं, अब बेकार की बातों में दखल ना दे तो बेहतर होगा ना। कुछ बातें थी जो कहनी थी। गजाधर बाबू अपनी वाइफ के पास में गए और जाकर बोले कि मुझे एक चीनी की मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो अच्छा है कुछ काम करूं, 4 पैसे घर में आए। चीनी मिल यहाँ नहीं थी, चीनी मिल दूर थी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, मैंने सोचा था सालों तक तुम लोगों से दूर रहने के बाद में तुम लोगों के साथ में रहूंगा। जिस समय तुम्हारे साथ में नहीं गुजारा उसकी पूर्ति करूंगा। और एक आखिरी सवाल अपनी बीवी से पूछा, तुम चलोगी? उसने कहा, मैं कैसे चलूं? इतनी बड़ी गृहस्थी है, बड़ी बेटी है, कैसे छोड़ कर जाऊं? कोई बात नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछा था। फिर तुरंत नरेंद्र एक रिक्शा ले आया, बाप का बक्सा बांधा, बिस्तर चढ़ा दिया। उन्होंने मठरी के डब्बे को हाथ में लिए रिक्शे पर बैठे, एक नज़र अपने परिवार पर दौड़ाई, फिर उसके बाद वापस किसी और दिशा में देखने लगे। उनके जाने के बाद में जैसे इनको शांति मिली हो। आने के बाद अमर की बीवी ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिएगा ना? तो बसंती बोले, भैया मुझे भी। अदर बाबू की बीवी ने भी नरेंद्र से कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की खटिया ले आ बाहर, कमरे